अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का प्रीलियम पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अपने साथ जो है हाइलाइटर और बुक मार्किंग करने के लिए कुछ रख लें ताकि आपका एंड तक इंटरेस्ट भी कायम रहे और शौक और ज़ौक से आप पूरा लेक्चर अटेंड कर सके। एमसीक्यूज है 17। एक मॉडरेट पेपर बनाया है दिल्ली वालों ने, तो इसको प्रैक्टिस सैंपल पेपर के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत अच्छी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा आपको। एमसीक्यूज नंबर 1 चैप्टर 1 में से रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है ये। दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको इस तरह आप समझेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब हो गया 1 मोल। सर ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है, तो N2 जो गैस है मॉलिक्यूल है उसका हो जाएगा 14 प्लस 14 से 28। तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो ये आ गया आपका 6.02। अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें सारी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज नहीं है दिल्ली के पेपर में, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी होगा। केमिस्ट्री का पेपर जरा ट्रिकी होता है फिजिक्स के मुकाबले में और मैथ्स के मुकाबले में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से ही सारी एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में आए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज सेम एज दैट ऑफ। चैप्टर नंबर 4 आ गया गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर 1। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका मोलर मास निकाल लें आप 16 प्लस 12 28। अब 28 जिस गैस का होगा ऑप्शन में उसी गैस को आप ले लेंगे। ऊपर ही ऊपर तय हो चुका है कि नाइट्रोजन का ही 28 है, तो नाइट्रोजन गैस ही हो गई। इससे आपको ये भी पता चल गया कि एक से ज्यादा गैसेस होती हैं जिनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मोलर मास सेम और डेंसिटी सेम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। चैप्टर नंबर 2 आ गया कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला, यानी कि के शेल में एल शेल में, ये हो गया ऑर्बिट। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये 9-10 के बच्चों को भी बताया जाता है कि एल में के शेल में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। पॉलीज ने कहा था फर्स्ट ईयर में। अब अगर आप गौर करें तो ये 2n स्क्वायर से आ रहे हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n को 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। देखिए आना शुरू हो गया। 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। इसका मतलब है ऑर्बिट्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर से आ सकते हैं। लेकिन अब ख्याल रहिए बाकी दो जो है ये भी फॉर्मूले हैं, जैसे n स्क्वायर 1 4, ये ऑर्बिटल्स की तादाद बताने का फॉर्मूला है। जैसे के शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा s, इसी तरह एल शेल जो होगा उसके अंदर s और p के अंदर खुद 3 होंगे, px py pz। तो अगर आप चेक करें तो अब 3 + 1 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी तरह एम शेल में आ जाए, एम शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। तो एस की एक ओरिएंटेशन है, पी की 3 ओरिएंटेशन है, डी की 5 है, 5 3 8 और 1 9। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये ऑर्बिटल्स की तादाद बताएगा। ये जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बताता है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं। चेक कर ले, एल को 0 रखें, 0 + 1 1, 1 2 जा 2। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकोमोडेशन। एल को 1 रखें, 1 2 जा 2, 2 + 1 3, 3 2 जा 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 रखें, 2 2 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10। डी में 10 आ सकते हैं। चेक हो गया। यानी एल जो है ये हमारा 0 1 2 3 होता है डिपेंडिंग ऑन एस पी डी एफ। तो देख रहे हैं सर जब बात समझा रहे हैं, वरना अभी मैं धड़ाधड़ मार्किंग करा दूं और आप फारिग हो जाएं।
दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। ये एक्सरसाइज का है चैप्टर नंबर 10, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड इमल्शन। लेकिन इसका मैंने मॉडल पेपर जब सॉल्व कराया था, मैंने बुक का एक पेज नंबर बताया था, वो जरूर देखिएगा। उस पेज पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है, लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड, गैस इनटू लिक्विड। वो पूरी लिस्ट तरीके से कर ले, कोई भी इम्तिहान में आ सकता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि वो सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है लाइट से। सही है। तो अब जीरोथ ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो रेट होगा वो के बराबर ही होगा, इसमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो आर के यूनिट्स अगर याद है तो पहुंच जाएंगे आप मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, यानी ms-1 ये रहा। लेकिन इसको, ये चैप्टर नंबर 9 में, इसकी भी मैंने लिस्ट बताई हुई है बुक में। एक पेज है, उसको खोलेंगे तो उसमें सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, चारों के यूनिट्स लिखे हुए। थर्ड ऑर्डर से ऊपर हो ही नहीं सकता। उस पेज को रेफर कर लेंगे। ये इसलिए अभी नहीं दिखा रहा हूँ बुक के, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर में ये, क्योंकि मॉडल पेपर में भी इस तरह की कुछ आई हुई है, तो मॉडल पेपर के साथ मैंने वो बता दिया था पेज नंबर। तो मैं मॉडल पेपर के लिंक भी डाल दूंगा, तो आप एक ही जगह से देख लीजिएगा, नहीं तो बुक का वो पेज नंबर खुद भी आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। पेज चैप्टर नंबर 8 आ गया, एसिड बेस सॉल्ट। वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि NaNO3 बनेगा HNO3 के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो न्यूट्रल सॉल्ट पैदा करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता, तो सॉल्ट बनता एसिडिक सॉल्ट। लिख ले भाई साइड पर। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी और एसिड वीक होगा, तो बेसिक सॉल्ट होगा। सीधी सी बात, ये जो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं उसका अपर हैंड हो जाता है सॉल्यूशन बनने में। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, किसी का भी अपर हैंड नहीं होगा। और दोनों वीक से सॉल्ट ही नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर दोनों वीक ले लेंगे, यानी एसिड भी और बेस भी। दिस हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ के व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट से कोई केसी का ताल्लुक ही नहीं है। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चैप्टर नंबर 7। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप चैप्टर 9 के के को देख लें रेट कांस्टेंट, चाहे केसी को देख लें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर 7। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिर्फ लिख लें, इस पे दारोमदार है इसका। और के का भी और केसी का भी, दोनों का। विस्कोसिटी के SI यूनिट न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ये तो एक्सरसाइज में भी है, टॉपिक भी है चैप्टर 5 का, लिक्विड स्टेट 2। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें से कौन सा है? ड्राई आइस, क्योंकि बाकी सब है एमोर्फस, चैप्टर 6, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, द एंगुलर मोमेंटम, चैप्टर नंबर 2 में से आ गया। एंगुलर मोमेंटम बोहर्स पोस्टुलेट पढ़े आपने। एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई। सही है, जिसको MVR कहते हैं, एंगुलर मोमेंट होता है। फिजिक्स वालों ने भी पढ़ा होगा ये। अब n को 1 रखे, 2 रखे, आता जाएगा। अब उन्होंने सेकेंड शेल बोला हुआ है। अब सेकेंड शेल अगर बोला हुआ है तो 2 रख दे, 2 से 2 कट जाएगा, H/पाई आ जाएगा, यानी ये 2H/2 पाई, 2 कैंसिल, H/पाई बचा। अब थर्ड शेल पूछ लिया, फर्स्ट शेल पूछ लिया, आप खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा। इथिलीन मॉलिक्यूल, इथिलीन जो है वो इथीन को कहते हैं, और एक होता है एसिटिलीन या एसिटाइलीन। एसिटाइलीन जो है वो इथाइन को कहते हैं। ये होता है C2H2, जिसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। और ये जो है इथिलीन, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2। अब वो कह रहे हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। गिने बच्चों की तरह मेरे साथ। 2 तो यहाँ हो गए सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के, 2 इधर हो गए, 4। पहला ये हमेशा सिग्मा होता है डबल बॉन्ड के अंदर, दूसरा पाई होता है।
तो कितने हो गए, 2 2 4 5 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया। देखिए समझ के एमसीक्यूज कर रहे हैं तो अच्छी लग रही है ना। इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 सिग्मा होंगे और 1 2 ऊपर वाले 2 पाई होंगे। जैसे मीथेन पूछ ले, कोई भी मॉलिक्यूल पूछ ले, आप काउंटिंग करें ड्रॉ करने के बाद। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद वो कह रहा है कि ये प्राइमरी बॉन्ड, ये प्राइमरी बॉन्ड का मतलब वो होता है जैसे प्राइमरी स्कूल पहले होता है, सेकेंडरी स्कूल बाद में होता है। तो प्राइमरी बॉन्ड जो पहले बनता है, प्राइमरी बॉन्ड जो होता है ना आयोनिक होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवेलेंट शेयरिंग से होता है। डेटिव बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर से होता है। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बाद में मजबूरी में बनता है या सेकेंडरी बॉन्ड होता है। इसका मतलब हो गया ये सेकेंडरी बॉन्ड है, किसी भी मॉलिक्यूल में फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं बनेगा, यानी फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं बनेगा। ये आ गया चैप्टर नंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएं, चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट। दिस ओवरलैप स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, एस वाला एस के साथ कमजोर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। एस वाले का पी से भी थोड़ा कम होता है, लेकिन पी वाले का पी वाले से सबसे ज्यादा जो है वो डेंसिटी होगी। तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपी। इसको यूं भी समझ सकते हैं आप कि पीपी वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एसपी वाला उससे वीक और एसएस वाला उससे वीकर। कुछ समझ रहे हैं भाई, फायदा उठा ले, A1 लाने की बात कर ले, तैयारी समझ समझ के। दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग, चैप्टर 1 आ गया। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ टेक्निक। चैप्टर 1 आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक पूरी वीडियो मेरी मौजूद है, जाके देख लें। उसमें मैंने ये 1s 2s 2p यानी ऑब्बू प्रिंसिपल या n+l रूल के जरिए बताया हुआ है, वो पूरी तफसील है। लेकिन 4d के बाद बारी आएगी 5p की। तरतीब आप खुद भी बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं डिपेंडिंग। ऑल रियल गैसेस बिकम आइडियल, चैप्टर 4 आ गया। यानी गैसेस आइडियल हो जाए। आइडियल उस वक्त होंगी जब उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स ना हो और वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्युपाई ना कर रही हो। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये आइडियल हो गई। तो ये उसी वक्त होगा जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, क्योंकि वो दूर दूर हो जाएंगी उस सूरत में। अगर वो बोल दे कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, जिसका सेक्शन सी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस साल एक्सपेक्टेड है। अगर कह दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ऐसी एमसीक्यूज अगर दे दे, यानी रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करें, तो वो उस वक्त होंगी जब आपने ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे और टेम्परेचर कम करा दोगे, तो वो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। सही है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाता अगर डेविएशन वाला होता है फर्स्ट। डाइपोल मोमेंट इसमें से किसकी जीरो नहीं है, चैप्टर नंबर 3। डाइपोल जो है, देखिए इस डाइपोल को जो है ना याद भी कर सकते हैं, वरना इसके स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता हो मॉलिक्यूल्स के, तो आप उससे तय कर सकते हो। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनकी जीरो डाइपोल होगी। या दूसरा तरीका है, उनके आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लें, उससे भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो इसमें जो है CS2 सिमेट्रिकल है, लीनियर है, CO2 सिमेट्रिकल है। अब ये बैंड है SO2 वाला, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा डाइपोल जीरो के अलावा। इसका मैं पेज नंबर बता दूं, डाइपोल वहां पे पूरी लिस्ट बनी हुई है डाइपोल की, अगर आप वो लिस्ट देख लेंगे तो भी आपको फायदा हो जाएगा कि किस किस का डाइपोल है कि नहीं। पेज नंबर 68 बुक का खोलें और उसमें ये देख लें, पेज नंबर 68। इसमें आप देखें जिसके आगे जीरो नहीं लिखा है ना, सिर्फ वो याद कर लें। ये बॉन्ड लेंथ वाला मैंने पेज खोल दिया 68। डाइपोल वाला अगर आपको देखना है, ये डाइपोल का पेज उसी से आगे था 70। ये सारे जो टेबल होते हैं ना, इसको गो थ्रू करें आप, जैसे जहां जहां जीरो लिखा हुआ है ना, ये देखिए जीरो इतने सारे लिखे हुए हैं,
ये स्ट्रक्चर की वजह से जीरो डाइपोल हो जाएंगे, बाकी जितने होंगे उनके अदर से जीरो हो जाएंगे। पेज नंबर 70 है, 68 पेज भी जाया नहीं जाएगा। बॉन्ड एंड बॉन्ड एंगल वाला भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, अब सेक्शन बी और सी का जो है जायजा पेश कर रहा हूँ, क्या उन्होंने एक्सपेक्टेड सवाल दिए या नहीं, तो आप अपने पास भी मार्किंग कर ले कि प्रैक्टिस हम इसकी करें या नहीं करें। अच्छा, जहां जहां ब्लू से मैंने लिखा है वो न्यूमेरिकल्स इन्होंने दिए हैं डेली वालों ने, और जहां जहां ब्लू के अलावा पेन इस्तेमाल हुए वो थ्योरी के हैं। एक क्वेश्चन डिफाइन का जरूर आएगा केमिस्ट्री के पेपर में। इन्होंने चैप्टर 1 की डेफिनेशन दी है, स्टेशोमेट्री बिल्कुल सही जायज बात है। डाइपोल मोमेंट चैप्टर 3 में से दिया, ये भी जायज बात है। रेट कांस्टेंट चैप्टर 9 में से, ये भी इससे ये पता चला कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 इसके तो डेफिनेशन जरूर करें, इनमें से जरूर डेफिनेशन कोई ना कोई आएगी। बाकी चैप्टर शफल होते रहते हैं, आ भी सकता है उसमें से डेफिनेशन और नहीं भी, लाजमी नहीं है। जैसे 3 से आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये दो चैप्टर सबसे पहले करें, क्योंकि 1 में से दो डेफिनेशन आएंगी, इन्होंने एक दी है। एलोट्रॉपी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन ये अलग सवाल आ सकता है। यूनिट सेल भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रेंड दी है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन्होंने और लगा दिया है, प्लाज्मा और लिक्विड एयर के साथ एग्जाम में इतने और नहीं होंगे। चैप्टर 1 से दो न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टेशियोमेट्री और एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड के, इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, आसानी के लिए मैंने लिख दिया लेफ्ट पे पेज नंबर के, इस पेज पे कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है। एग्जाम्पल अगर होगी तो सॉल्व एग्जाम्पल का EX लिखा हुआ होगा, आप अपनी बुक में जाके मार्किंग आसानी के लिए कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा वर्ड टू वर्ड सवाल दिया है उन्होंने। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की एक्सपेक्टेशन है। ये न्यूमेरिकल मजेदार दिया इन्होंने, अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर 8 में से, लेकिन ये आउट ऑफ बुक है। लेकिन आउट ऑफ बुक का मतलब ये नहीं होता है कि हम कैसे करेंगे, स्टूडेंट पूछते हैं। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की है तो समझ के करेंगे बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वर्ड टू वर्ड है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के बीच में और नहीं होगा, मेक इट वेरी क्लियर। ये प्रैक्टिस पेपर है, तो प्रैक्टिस के तौर पे उन्होंने दे दिया और लगा के। ये चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल है, सही है जनाब। अच्छा, ये भी चैप्टर 9 का ही है, मैंने चैप्टर 8 भूल से गलत में लिख दिया है, चैप्टर 9 का ये भी, यानी केमिकल काइनेटिक्स का। उसके बाद जो है जनाब, हर्ट्ज रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड सवाल है। आगे इन्होंने बड़ा मजेदार सवाल दिया है कि कैल्शियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके क्वांटम नंबर लिखे। हमारे सिलेबस में सिर्फ हीलियम का है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ये खुद भी समझ के करें तो आप किसी भी एटम के क्वांटम नंबर्स लिख सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट जरूर आएगा एग्जाम में, इसको प्रैक्टिस करें पूरी, वरना एक मेरी वीडियो है जाके देख लें, उसका टाइटल मिलेगा आपको थंबनेल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेड इजियर। एसिड बेस लुईस कॉन्सेप्ट और एसिड बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी करें इसकी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेक्शन सी में आने का चांस है, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 12 जो रिड्यूस हुए उससे इसका नंबर लगेगा, सेक्शन सी में चांस ज्यादा है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें। चैप्टर 9 में से रेट ऑफ ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की। राउल्ट लॉ एवरग्रीन टॉपिक है, हर वक्त आएगा, इसको 2025 के पेपर में देख के छोड़े नहीं के 24 में आ चुका है। डिफरेंस का एक सवाल जरूर आएगा। अब डिफरेंस का सवाल जो है उसमें आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर 3 ये भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी एक वीडियो डालने जा रहा हूँ, वो देखिएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक तरह का टारगेट गैस पेपर है, बड़ा ऑर्गेनाइज, जिसमें डेफिनेशन के क्वेश्चन एक जगह आपको नजर आएंगे पूरी बुक के, डिफरेंस के एक जगह नजर आएंगे, शॉर्ट के एक जगह नजर आएंगे, लॉन्ग के अलग, उसको देख के भी आप अपनी तैयारी जज कर सकते हैं। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, इसका भी सेक्शन सी में जाने का उम्मीद बन रही है, क्योंकि जो रिड्यूस हुआ है उससे चैप्टर नंबर 5 का सेक्शन सी में जाने का नंबर लग सकता है। ये सवाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके बदले में ली शेटियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, उन्होंने चैप्टर 10 की एग्जाम्पल में से सवाल दिया है लोअरिंग ऑफ प्रेशर का और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का।
इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लोग एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाने देंगे, एग्जाम्पल में से 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। और ये भी बता दूं, कम से कम 5 न्यूमेरिकल सेक्शन बी में जरूर होंगे केमिस्ट्री के पेपर में। तो आप न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते अगर ए और A1 लेना चाहते हैं। कॉलॉइड्स और इसकी प्रॉपर्टीज, ये सवाल 50-50 है, इसकी भी तैयारी करें। सेक्शन बी यानी कि एक अच्छा सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन सी पे जाने से पहले भाई वो 2 न्यूमेरिकल आप लोग देख लें कि क्या दिया है आपके डेली वालों ने। वो कह रहा है इस सवाल में कि एसिड एल्डिहाइड को डिकम्पोज किया तो ये मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वो कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट दे रहा है वो इस रिएक्शन का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई है। रेट एक्सप्रेशन यानी रेट लॉ पूछ रहा है, साथ में वो रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू पूछ रहा है, और साथ में कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन डबल कर दें तो बताएं ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है, अगर आप 10 से 15 साल के बोर्ड के पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सवाल आया हुआ है। ये भी अंदर की बात बता दूं, मुश्किल सवाल नहीं है, इसमें सारा क्रक्स है यहाँ पे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इक्वेशन को देख के कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि वो यहाँ पे काउंट कर रहे होते हैं मोल। 1 देख के कहेंगे 1, उसकी वो रेट एक्सप्रेशन बना देंगे 1 के साथ, सारा सवाल हो जाएगा गलत, जो कि कितना छोटा सा सवाल है। समझ रहे हैं बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन को R भी लिख सकते हैं, dx/dt भी। इसको मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मोल पर डीएम क्यूब है ये मोलर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन एम भी हो सकती है और मोल पर डीएम क्यूब भी हो सकती है। ख्याल रहे डीएम क्यूब को लीटर भी कहते हैं, तो ये चॉइस मत छोड़ दीजिएगा अगर वो यूनिट्स की गेम खेले। रेट एक्सप्रेशन का कोई सिंबल नहीं होता है। रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ एक चीज है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डाटा से आएगी। रेट कांस्टेंट पूछ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। कंसंट्रेशन कह रहा है डबल कर दो, तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो दी हुई है, सॉरी ये 0.1, इसको डबल कर दें और फिर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर चला के आंसर आ जाएगा। अब रेट एक्सप्रेशन में सारी बात यहाँ पे थी, क्योंकि देखिए इसी पे सारा डिपेंड है। ये अगर 2 लगाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से वैल्यू बदलेगी, सारा काम खराब हो जाएगा। अगर ये अहमियत दी थी अगर आपने कि सेकंड ऑर्डर, इससे ये पता चला कि अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तय है तो आप इक्वेशन को सिर्फ शो पीस समझेंगे, इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तय नहीं होगा। नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। इस बुनियाद पर भी हो गया सवाल सीधा। रेट कांस्टेंट के लिए हम इसको अपॉन में ले आएंगे और वैल्यू रख के कैलकुलेटर चलाएंगे, 0.1 का स्क्वायर करें कैलकुलेटर से और डिवाइड कर दें। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ये होता है, वरना आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि रेट का हो गया ms-1 और कंसंट्रेशन स्क्वायर का मतलब हो गया m स्क्वायर। खुद ही देखिए m से m स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा m इनवर्स s इनवर्स। यूनिट्स याद नहीं करें, यूनिट्स ऑन द स्पॉट खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये m इनवर्स यानी यूं कह सकते हैं आप इसको, यानी dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड। पर का मतलब इनवर्स, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1, उसका डबल करके रख दें तो उसका 0.1 का डबल हो गया 0.2, जब रखा उसका स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया। अच्छा इसमें एक मजे की बात बताऊं, ये आप अगर स्टूडेंट तरीके के हो तो आपको ये आंसर पहले से पता है। कैसे? क्योंकि स्क्वायर है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करना चाह रहे हैं और कंसंट्रेशन डबल हो गई तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स। अब जरा चेक करें कि ओरिजिनल कितना रेट था, कहाँ आया ओरिजिनल रेट, बोले 0.18, ये रहा, सही है। 0.18 का 4 टाइम्स करें, 0.18 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में आ गया, तो एस डी मोड दबाएं, डिलीट से ऊपर वाला बटन क्या आया, बोले 0.72। यही आंसर है, पहले से पता था। कुछ सीख रहे सर जवाब के साथ, समझ के पढ़े तब मजा आएगा, आपका मूड भी बना रहेगा पढ़ने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तय होता है क्वांटम नंबर।
अब ख्याल है हमारी बुक में सिर्फ हीलियम का है, लेकिन हीलियम इज नो टेंशन नो मेंशन, क्योंकि हीलियम का हो गया 1s2, तो हमने उसका 1s1 का और 1s2 का जो है टेबल बना लिया था। अब इसमें कैल्शियम की बस आप चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आ गया ये, सही है। उसने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम का है उसके क्वांटम नंबर्स बनाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम, बताया। अब ये सवाल देखें, हीलियम का ही डुप्लीकेट है, इसलिए ये बहस नहीं करेंगे हम कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस है, सी पेपर आया है, डी पेपर आया, ये सिर्फ एक ना टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स बना लेते हैं, सॉरी टू से। अब फोर्थ ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस जो है, अभी पीछे एमसीक्यू में सिखा चुका हूँ, एस का 0 होता है, कभी पी और डी में खत्म हो रहा हो तो ये 1 और 2 हो जाएगा। एफ वाला फर्स्ट ईयर में नहीं पूछ सकता, एफ ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल जो है उसकी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन 0, और स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की यूं होगी एक की यूं, क्योंकि ये बताया था पॉली लेके अपोजिट स्पिन होती है, और हुड्स ने बताया था, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। और इससे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेरीफाई भी हो गया कि 3 सेम 1 मस्ट बी डिफरेंट, 2 भी डिफरेंट हो सकते हैं, 3 भी, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते, एक्सक्लूडेड द प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, 1 इज ऑलवेज डिफरेंट। आसान सा है। आगे इसने एक सवाल जो दिया है कॉन्फ़िगरेशन का, ये तो आप मेरी वीडियो से भी देख लें, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कर दिया है। आयन जो होंगे, माइनस आयन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसको हम एन आयन कहते हैं, और प्लस आयन का भी बनेगा तो इसको हम कैट आयन कहेंगे, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसका मतलब होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जैसे सल्फाइड है आयन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस करेंगे ओरिजिनल 16 में, 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्टो प्रिंसिपल 1s2 2s2 का चरखा चला दे। क्रोमियम 24 इसमें स्पेशल केस है, सिल्वर 47 ये भी स्पेशल केस है, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एंड कंप्लीटली फिल्ड। जैसे अब देखें ये दोनों हाफ फील्ड हो गए, तो ये उसने सॉरी हर्ट्ज ने कहा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल, वरना एक स्टूडेंट इसकी ये कर देगा 4s2 कॉन्फ़िगरेशन 3d4, टीचर इस पे काट देगा, इसकी कर देगा वो 5s2 और 4d9, वो उसको कैंसिल कर देगा, मोर स्टेबल। क्योंकि अगर ये मैं हाफ देख रहा हूँ, इसको अगर नहीं देखूंगा, देखिए d9 इज नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, d4 नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली, क्योंकि 10 का आधा 5, 10 का कंप्लीट 10, 2 का आधा 1 1, समझे कुछ कहानी। सेक्शन सी देखना, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। सेक्शन सी में एक्सपेक्टेशन है भाई। अच्छा, ये सेक्शन बी का सवाल उन्होंने बड़े तरीके से सेक्शन सी में डाला है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक चीज बता दो, सेक्शन बी और सी की बिल्कुल फिजिक्स की तरह बुकिंग नहीं है कि ये इधर ही आएगा लॉन्ग का या शॉर्ट का। जैसे आप देखें ये उधर डाल दिया उसने सेक्शन सी में, वरना ये एक्सपेक्ट होता है सेक्शन बी में। उसके बाद जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्टी, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वांडरवाल करेक्शन और उसके बाद न्यूमेरिकल, देखिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ये भी बता दूं सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल तो आएंगे, लेकिन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, प्योर 8 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। समझ रहे कहानी। ये सब नोट करें भाई, जिनको ए और A1 लेनी है, सिर्फ लेक्चर की तस्वीरें खींचते रहेंगे तो मेरी आवाज कौन सुनाएगा आपको। देखिए करेक्शन यहाँ तक थ्योरी है, और इसके बाद जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक न्यूमेरिकल है, जो कि बुक की सॉल्व एग्जाम्पल 4.5 में से उन्होंने दी है, तो ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये आप नहीं लिखेंगे फॉल्टी एजम्पशन, तो इसके 2 नंबर कट जाएंगे, 4 नंबर न्यूमेरिकल के मिलेंगे, 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके, 8 मार्क्स का लॉन्ग। तो इस 4 में से 2 कट गए, क्योंकि आपने करेक्शन तो कर दी, लेकिन ये फॉल्टी एजम्पशन लिखना भूल गए या याद करके नहीं गए थे। उसके बाद ट्रिकी सवाल दिया है, जो स्टूडेंट रट के जाते हैं, सॉरी, सिर्फ मैथमेटिकल पोस्टुलेट मांग रहा है, यानी लास्ट 2 पोस्टुलेट देंगे। अगर आपने थ्योरी के शुरू वाले 2 पोस्टुलेट दे दिए तो वो कैंसिल कर देगा। ख्याल रहे इस साल ई शीट है, और ई शीट में अगर आपने कुछ भी इजाफी लिखा सब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सही है भाई। और यहां से यहां तक उसने फिर फंसाया कि बॉहर के एम्बिग्युइटीज यानी कि फॉल्ट्स बताएं। ये देख रहे जरा,
तरीके का पेपर बनाया हुआ है दिल्ली ने। ये देखें, अगर इसको आप कहेगा ये तो एक्सपेक्टेड है डेरिवेशन, इंग्लिश पिक कर ली तो चले, आप वो वाला पॉस्टुलेट नहीं लिखेंगे जो थ्योरी वाला है, सिर्फ मैथ्स वाला नहीं है। लेकिन देखिए फिर 6 नंबर मिले, 2 नंबर गए। तो जरा बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बफर सॉल्यूशन मेरे हिसाब से सेक्शन बी का सवाल है, लेकिन तैयारी करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और BSEPRT, ये तो भाई लगा हुआ एक सवाल है चैप्टर 3 का, इसको पक्का करें। लेकिन चैप्टर 3 का सवाल जिसमें उसने घुमा के दिया हुआ है 3 एक्टिव सेट ऑल आर बॉन्ड पेयर, के सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। 1 4 bonding electron with 1 pi electron, 4 active set along with 1 non bonding electron। ये सब पता चल रहा है कहाँ से आया। स्टूडेंट जो है देखिए मॉलिक्यूल के नाम याद कर लेता है कि मीथेन है कि इथेन है कि क्या है। ये पेज नंबर दिखा रहा हूँ, यहाँ से करें इस बात को। पेज नंबर 59 पर ये देखिए, इस कॉलम को बच्चे देखते ही नहीं है अहमियत, इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है। ये वाला नजर आ रहा है, पेज नंबर 59। इससे अब आपको पता चलेगा कि वो गायबाना तौर पे BF3 पूछ रहा था एक में, गायबाना तौर पे एक में वो H2O पूछ रहा था। यानी वो चारों जो है ना वो एक्सपेक्टेड ही सवाल है, घुमा रहा है, क्योंकि H2O हमारी जेब में हमने निकाल लिया। लेकिन उसने स्टूडेंट पे डाला कि वो पहले पिक करे कि इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग, पेयर्ड या अनपेयर्ड कहाँ पे होते हैं। इसी तरह उसने BF3 दिया, लेकिन घुमा के दिया। हम मॉलिक्यूल के नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 59 पे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आज के लेक्चर का कुछ फायदा हो। तो ये सवाल जरा मजेदार है और पॉसिबल भी है। ली शेडलियर सेक्शन सी में डाला बिल्कुल मुमकिन है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आ सकता है, लेकिन देखिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, सर की बात जस्टिफाई हो गई कि 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं सेक्शन सी में थ्योरी के साथ मिलकर। ये देख लें, थ्योरी उसने दी हुई आधी यहाँ तक, और आगे उसने फिर एग्जाम्पल दी हुई है। लेकिन इन्होंने तकरीबन 3 एग्जाम्पल बुक की कवर की है, बाकी बुक की एक्सरसाइज में से कम कम दिया है। तो इस बात को प्रैक्टिस में लाएं, समझें, नमाजों की पाबंदी करें, फीडबैक जरूर दिया करें, कुछ सवाल जवाब शक शुबा रह जाया करें पूछा करें। दुआओं की दरखास्त है, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।